हेलो मेरे प्यारे बच्चे लोग, वेलकम टू आवर चैनल जहां पर हम केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही आसान तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं, बिना बहुत ज्यादा समय गंवाए, बिना शोर शराबे के आसान तरीके से केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, समझने हैं। तो इसी सीरीज में हम लोग हमने शुरू कर रखा है क्लास 12 का चैप्टर सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस में हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कर लिया है, हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कर लिया है, हमने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कर लिया है। आज है बारी ऑस्मोसिस की और ऑस्मोटिक प्रेशर की। तो बच्चे लोग, इस वाले जो हमारी क्लास होने वाली है, इसमें मैं आपको फर्स्ट हाफ में बताने वाली हूँ ऑस्मोसिस क्या होता है, कैसे होता है, और उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कितने होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, सुना है ना, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड तीसरी बात हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल एस्पेक्ट की। बहुत आसान है, बिलीव मी, बहुत ही सिंपल है। एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ऑस्मोसिस की बात कर लेते हैं। ऑस्मोसिस की बात करेंगे तो डिफ्यूजन जरूर आएगा मेरे प्यारे बच्चे लोग, डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स इज नोन एज डिफ्यूजन। आपस में मिक्स हो जाएं। देखो समझते हैं। से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक कंटेनर ले लूं और इस कंटेनर में मैंने भर लिया है पानी को, ठीक है। इस कंटेनर में पानी के मॉलिक्यूल से ही भरा हुआ है। अब इसमें अगर मैं डाल दूं सॉल्ट या शुगर या कुछ भी जो इसमें मिक्स होने वाला सब्सटेंस है, सॉल्यूट है, जो भी हम डाल देंगे। मान लो मैंने शुगर डाल दिया, एक जगह से, एक किनारे से यहाँ शुगर डाल दिया, इसको मैं स्टार के रूप में मान लेती हूँ। ये मैंने एक जगह इकट्ठा करके डाल दिया, मिक्स भी नहीं किया। क्या होगा थोड़ी देर के बाद? ये आपस में इंटरमिक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि डिसॉल्व हो जाता है। थोड़े समय बाद ये सॉल्ट के पार्टिकल्स और वाटर के पार्टिकल्स मिक्स हो जाएंगे, और तब तक मिक्स हो जाएंगे जब तक इक्विलिब्रियम सेटअप ना हो जाए। इसे कहते हैं डिफ्यूजन। क्या हुआ? आपस में पार्टिकल्स जो इंटरमिक्स हो जाते हैं, इक्विलिब्रियम अटेन कर लेते हैं, वो हो गया डिफ्यूजन। बहुत बढ़िया बात, हमने कोई दीवार नहीं डाली, कोई कुछ नहीं किया, बस पार्टिकल डाला, आपस में मिक्स हो गए। अब अगर इस सॉल्वेंट में मैं एक काम कर दूं, दोबारा बना लेते हो इसको एक और, तो आपको और क्लियरली समझ में आएगा। अगर इस सॉल्वेंट में, जहां पे मैंने पानी लिया है, ये कंटेनर ले लिया और इसमें हमने वाटर के मॉलिक्यूल्स को भर दिया, और यहां एक छलनी लगा दी बच्चों। छलनी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का क्या मतलब? सेमी मतलब आधा अधूरा, परमिएबल परमिशन देने वाली मेम्ब्रेन। यानी कि इसके सीधे सी शब्दों में समझ लो कि ये छलनी है, यानी इसके बीच में पोर्स हैं, ये छोटे छोटे पोर्स हैं। और ये जो पोर्स है ना, ये उस साइज के हैं कि इसमें से वाटर के मॉलिक्यूल्स तो आर पार हो जाए, लेकिन सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स बड़े होने की वजह से पार नहीं हो रहे। सिंपल, जैसे चाय की छलनी। अगर हम चाय की छलनी लेके चाय छानते हैं तो चाय तो आ जाती है कप में और ऊपर बड़े पार्टिकल्स रह जाते हैं, उसे भी हम सेमी परमिएबल ही बोलेंगे। यहाँ पर जो मेम्ब्रेन होती है, सेल्स की मेम्ब्रेन होती है ना, लिविंग सेल्स की मेम्ब्रेन, वो क्या होती है? सेमी परमिएबल। ये इनका साइज इतना होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स तो पार हो जाएंगे, लेकिन सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स पार नहीं होंगे। अब डिफ्यूजन करने की कोशिश करते हैं। मान लो मैंने इस साइड डाल दिए क्या पार्टिकल्स? सॉल्ट के पार्टिकल्स डाल दिए, वेरी फाइन। नेचर, कैरेक्टर क्या है? पार्टिकल्स को तो इंटरमिक्स होना पड़ेगा सो दैट कि इक्विलिब्रियम अटेन कर लें, लेकिन ये पार्टिकल्स यहां से पार नहीं जा सकते। तो क्या होगा? यहां पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होने की वजह से, अगर तो ये सेमी परमिएबल नहीं होते तो कोई बात ही नहीं थी, कुछ भी मिक्सिंग अप होना ही नहीं था, फिर तो अलग अलग कंपार्टमेंट हो गए। लेकिन पानी तो मूव कर सकता है। पानी मूव करेगा किस तरफ? इसको डाइल्यूट करने के लिए। अब यहां पर किसका मूवमेंट हो रहा है बेटे? वाटर के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बीच में थी। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, और अगर वाटर लेके चल रहे हैं, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लेस कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। यहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है ना,
या फिर हम ये बोल सकते हैं हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, लेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, या फिर हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, द मूवमेंट ऑफ वाटर पार्टिकल्स थ्रू द रीजन ऑफ less concentration of solute to high concentration of solute through semi permeable membrane, इसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस तो आपको आ गया है समझ में, है ना? नहीं समझ आया तो फिर से मेरे को कमेंट करना, मैं डेफिनेटली और अच्छे से समझा दूंगी। लेकिन फिर भी सीधी सी बात यह है कि इसमें क्या होता है, सॉल्वेंट की मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू उस रीजन से जहां पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कहाँ है, उस रीजन में जहां पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, कम से ज्यादा, या फिर वाटर की कंसंट्रेशन बोले तो वाटर की हाई कंसंट्रेशन से वाटर की लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होता है, इसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। अब ऑस्मोसिस अगर हम लोग बायोलॉजी में बोलें तो दो तरह से हो सकता है, एंड ऑस्मोसिस, एक्स ऑस्मोसिस। जब हम सेल्स की बात करते हैं, लिविंग सेल की बात करते हैं, तो एंड ऑस्मोसिस और एक्स ऑस्मोसिस हो सकता है। देखो ये भी बात कर लेते हैं हम लोग, एक हो गया एंड ऑस्मोसिस और एक हो गया एक्स ऑस्मोसिस। एंड ऑस्मोसिस अंदर की तरफ, जब पानी का मूवमेंट सेल के अंदर की तरफ हो उसे कहेंगे एंड ऑस्मोसिस। उसमें सेल फूल जाएगा क्योंकि सेल के अंदर पानी भर दिया, जैसे किशमिश को सूखी होती है ना, उसमें अंदर सोल्यूट पार्टिकल ज्यादा, चीनी शुगर ज्यादा है उसके अंदर, मीठा होता है ना किशमिश, तो उसको अगर हम पानी में डाल देंगे तो सेल के बाहर पानी कम है और उस सेल की जो लेयर है वो क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेल के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ शुगर ज्यादा है तो पानी बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा और वो स्वेल कर जाएगी, फूल जाएगी, एंड ऑस्मोसिस हो जाएगा। एक्स ऑस्मोसिस, सेल के बाहर पानी का निकलना। देखो सब लोग सैलेड जरूर खाते हैं खाने के साथ, या आप लोगों ने जरूर देखा होगा सैलेड में खीरा तो बहुत कॉमन चीज है, खीरा है, टमाटर है, फ्रेश वेजिटेबल्स हम लोग खाते हैं या फ्रेश फ्रूट्स हम लोग खाते हैं। उसमें क्या होता है, फ्रेश वेजिटेबल्स जब हमने काटी तो सेल थे, उसके अंदर सेल थे ना, और फ्रेश था तो उन सेल के अंदर वाटर था कि नहीं था? था। जब तक हम उस पे मसाला नहीं छिड़केंगे, क्या, नमक का, तब तक वो फ्रेश रहती हैं। लेकिन आप नमक छिड़क दो उसके ऊपर और 5 मिनट बाद देखो ऐसी लचर पचर हो जाती है ना। क्यों? क्योंकि जब देखो सेल के अंदर था पानी, सेल के बाहर हमने क्या डाल दिया, नमक, बीच में दीवार किसकी थी, सेल मेम्ब्रेन की, जो कि क्या थी, सेमी परमिएबल। अब बाहर नमक ज्यादा, अंदर पानी ज्यादा, पानी कहां से कहां मूव करेगा, सेल के अंदर से सेल के बाहर की तरफ, उसको कहेंगे एक्स ऑस्मोसिस। सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। कब? जब बाहर कंसंट्रेशन, सेल से बाहर कंसंट्रेशन सॉल्यूट की ज्यादा हो तो एक्स ऑस्मोसिस हो जाएगा, और जब अंदर की तरफ कंसंट्रेशन सॉल्यूट की ज्यादा हो सेल में बाहर के मुकाबले तो एंडोस्मोसिस हो जाएगा, सेल फूल जाएगा। अब ये जो सॉल्यूशंस है ना, इनको 3 तरह के सॉल्यूशंस में बांटा गया है। क्या नाम दिया गया है इनको, देखो जरा, इन सॉल्यूशंस को भी देख लेते हैं हम लोग, कौन से सॉल्यूशन में एंडोस्मोसिस होगा, कौन में एक्सोस्मोसिस, देखते हैं। एक हो गया हाइपरटोनिक, दूसरा हो गया हाइपोटोनिक, और तीसरा हो गया आइसोटोनिक। देखना बच्चों लोग, हाइपर का मतलब आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपर है मोर, क्या हो गया, हाइपर का मतलब मोर, और टोनिक मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। ये कह रहा है मोर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। जब हम मोर की बात करते हैं तो किसी ना किसी के साथ तो रिलेट करना पड़ेगा, ऐसे ज्यादा है, किससे ज्यादा है, कोई लिमिट ही नहीं है ना उसकी, तो किससे, इससे या उससे, किसी से मुकाबला करेंगे तभी तो बताएंगे। ये ज्यादा है सेल के अंदर की कंसंट्रेशन से बोल रहा है ये, कि जब हमने सॉल्यूशन कोई भी लिया, सेल के अंदर एक कंसंट्रेशन थी, सेल के अंदर, ये मान लो कोई एनिमल सेल है, इसके अंदर कंसंट्रेशन किसकी, सॉल्यूट की, और बाहर कंसंट्रेशन किसकी,
सोल्यूट की। कहाँ पे ज्यादा है? इसने कहा सॉल्यूशन में। बाहर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा थी। वही खीरे वाला एग्जांपल ले लो, सेल के अंदर पानी ज्यादा था, बाहर नमक ज्यादा था, तो क्या हो जाएगा? इसमें से बाहर की तरफ आना हो शुरू हो जाएगा, एक्स ऑस्मोसिस हो जाएगा। कौन से में? हाइपरटोनिक में। अब हाइपो, हाइपो उसका उल्टा होगा, हाइपो का मतलब हो गया लेस और टोनिक का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। किसके मुकाबले? सेल के अंदर के मुकाबले। जो लिविंग सेल है उसके अंदर कंसंट्रेशन कितनी है और बाहर कंसंट्रेशन सोल्यूट की कितनी है। जैसे किशमिश का एग्जांपल हमने लिया, सेल के अंदर शुगर ज्यादा थी, सेल के बाहर जब हमने पानी में डाला उस पानी में शुगर उसके मुकाबले कम थी। यानी कि सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन कम थी सोल्यूट की और सेल में कंसंट्रेशन ज्यादा थी सोल्यूट की। तो अगर सेल के अंदर ज्यादा है तो एंडोस्मोसिस हो जाएगा। एंडोस्मोसिस, अंदर सेल के अंदर पानी जाना शुरू हो जाएगा। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, होना वाटर का ही मूवमेंट है और नहीं कुछ। आइसो का मतलब आप सब लोगों को मालूम है, सेम होता है। यानी कि सेल के अंदर की कंसंट्रेशन और सेल के बाहर की कंसंट्रेशन सेम है। ना सेल में ज्यादा सोल्यूट है और ना बाहर ज्यादा सोल्यूट है, तो वाटर मूवमेंट होगा। एक मॉलिक्यूल सेल में, एक मॉलिक्यूल बाहर, बराबर रह जाएगा। ना सेल फूलेगा और ना ही सेल श्रिंक होगा। ये तीनों तरह के सॉल्यूशंस आप लोगों को याद रहेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इनमें से आता है क्वेश्चन। सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है तो एक्सऑस्मोसिस होगा कि नहीं होगा, या एंडोस्मोसिस होगा। हाइपोटोनिक है तो क्या होगा? ध्यान है, हाइपर ज्यादा सॉल्यूशन में ज्यादा सोल्यूट है, जहां सोल्यूट है वहां मूवमेंट ऑफ वाटर होगा तो एक्सऑस्मोसिस। हाइपोटोनिक सोल्यूट कम है तो यहां से दूसरी तरफ मूवमेंट होगा। आइसो में सेम रहेगा। तो ये वाली बातें समझ आ गई। आप ऑस्मोसिस समझ चुके हो, एक्स ऑस्मोसिस क्या होता है समझ आ गया, एंड ऑस्मोसिस क्या होता है समझ आ गया, सॉल्यूशंस कितने तरह के होते हैं समझ आ गए। इन सॉल्यूशंस में एंड ऑस्मोसिस होगा, किसमें एक्स ऑस्मोसिस होगा, समझ में आ गया है ना? आगे तो कमेंट कर दो फिर फटाफट से, बताओ मुझे समझ आया है तो डेफिनेटली बताओ, और नहीं समझ आया है तो फिर तो डेफिनेटली बताओ कि क्या समझ में नहीं आया है। मैं डेफिनेटली आपको एक्सप्लेन करूंगी, डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली, ठीक है ना? अब अगला टॉपिक करते हैं हम लोग। अब हम न्यूमेरिकल एस्पेक्ट की तरफ आते हैं। हमने ऑस्मोसिस क्या है समझ लिया, ऑस्मोसिस के एस्पेक्ट समझ लिए। अब ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करेंगे और उसका न्यूमेरिकल एस्पेक्ट देखेंगे। चलो, जिसमें से क्वेश्चन आने वाला है आप लोगों को वो देखते हैं। वापस आते हैं अपने इस वाले कॉन्सेप्ट पे जहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑस्मोसिस। अब मैं आप लोगों के साथ एक और चीज शेयर करने वाली हूँ। देखो, यहाँ आप लोगों को एग्जैक्टली मालूम है कि वाटर मॉलिक्यूल इधर मूव कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सोल्यूट ज्यादा है। अच्छा, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ मूव करेंगे तो लेवल राइज होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे लेवल राइज हो जाएगा ना, होता चला जाएगा, ये ऊंचा होता चला जाएगा। कब तक? जब तक इक्विलिब्रियम अटेन ना हो जाए। ये नॉर्मल कंडीशन में ऑस्मोसिस चल रहा है। लेकिन अगर हम यहां पर वो एक प्रेशर क्रिएट कर दें कि भैया हम नहीं जाने दे रहे ऊपर की तरफ मॉलिक्यूल्स को, तो वो प्रेशर की वजह से ये जब लेवल ऊपर नहीं होगा तो यहां से मॉलिक्यूल भी नहीं पार हो पाएंगे, है ना? ऑस्मोसिस रुक जाएगा। तो वो प्रेशर जो ऑस्मोसिस को जस्ट रोक देता है, यानी कि वाटर का मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट रुक जाता है इक्विलिब्रियम से पहले ही। हमने प्रेशर डाल दिया, जस्ट रुका है। देखो, अगर हम प्रेशर बहुत ज्यादा डालेंगे ना तो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। इधर से वाटर के मॉलिक्यूल्स इधर होना शुरू हो जाएंगे। रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ, सबके घरों में आरओ लगा हुआ है ना? एग्जैक्टली वो इसी तरीके से खारे पानी को मीठा करते हैं। खारा इज सोल्यूट मिला हुआ, मीठा पानी जिसमें सोल्यूट नहीं है, है ना? तो क्या करते हैं, इस प्रेशर को ज्यादा, इस तरफ जहां पे सोल्यूट है ना वहां पे ज्यादा प्रेशर डाल देंगे। ज्यादा प्रेशर डालेंगे तो इधर जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल थे ये तो जा नहीं सकते। प्रेशर डालेंगे तो जगह कहां मिलेगी? यहाँ की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की, यानी कि वो प्रेशर जो ऑस्मोसिस को जस्ट रोक देता है। ये वाले वाटर मॉलिक्यूल जो इधर मूव कर रहे थे उनको वहीं रोक देंगे, भैया जगह नहीं है आप वहीं रह जाओ,
तो ये हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर जो जस्ट रोक देता है उसको हम लोग पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। जस्ट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को रोकता है, रिवर्स ऑस्मोसिस से पहले वाली कंडीशन। ज्यादा हो जाएगा रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा, ठीक है। पाई से रिप्रेजेंट करते हैं प्रेशर को, किसको? ऑस्मोटिक प्रेशर को। अब एक काम करते हैं, अपनी फेवरेट इक्वेशन याद करते हैं। देखो जरा, PV इज इक्वल टू nRT। याद है कि भूल गए? याद है ना? इसी को लेकर के हम अब और आगे डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे P हम क्या ले रहे हैं? पाई ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? पाई V इज इक्वल टू nRT। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर प्रेशर को एक तरफ ले ले और N/VRT कर दे, तो क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है ना। अब ये वाला चीज देखो, ये क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी, कंसंट्रेशन। तो इसको हम C से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आ गया है हमारा फॉर्मूला, सामने आने वाला है। CRT लिख सकते हो इसको बिल्कुल, अगर आपको कंसंट्रेशन गिवन है तो। और अगर कंसंट्रेशन नहीं गिवन, इसको और एक्सपेंड करना चाह रहे हो तो कैसे? एक बार फॉर्मूला हाथ में आने के बाद तो कितना एक्सपेंड कर दो। नंबर ऑफ मोल्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, यानी कि W2 अपॉन M2। चलो यहाँ पे करें इसको, ये हो जाएगा आपका W2 अपॉन M2 और वॉल्यूम है ही RT। बताओ मेरे प्यारे बच्चे लोग, इससे ऑस्मोटिक प्रेशर आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। ये हो सकता है कि आपको ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए दें, मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन हो, और R और T तो आपके कांस्टेंट होते हैं। T जो है या तो गिवन होगा और नहीं गिवन होगा तो आपको बाय डिफॉल्ट 298 केल्विन लेके चलना है। अगर उससे आगे पीछे कुछ टेम्परेचर होगा तो 100% गिवन होगा टेम्परेचर। नहीं गिवन है 298 लो, कैलकुलेट करो केल्विन में। और अगर मास कैलकुलेट करना है तो ये देखो, M2 यहाँ चला जाएगा और ये हो गया अपना W2 RT अपॉन पाई इनटू वॉल्यूम। आप इससे भी कैलकुलेट कर सकते हो सकता है आपको मोलर मास सॉल्यूट का कैलकुलेट करने के लिए दे दे, बिल्कुल दे सकते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इजी था ना या मुश्किल लग रहा है? वेरी इजी, वेरी सिंपल। अपने को सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। अब इस पे आपको सॉल्व करने हैं न्यूमेरिकल्स। जैसे मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, सेल्फ स्टडी इज द की। जब तक आप खुद अपने आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तब तक आप परफेक्ट नहीं होगे। सिर्फ वीडियो देखने से आपके मार्क्स फुल नहीं आएंगे। वीडियो देख के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करा देती हूँ आपको, उसके बाद 10 क्वेश्चन कम से कम आप सॉल्व करना। नहीं हो मुझे बताना, हो जाए तो भी बताना। तो मैं एक क्वेश्चन लिख लेते हूँ, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, बहुत इजीली सॉल्व होगा। तो बच्चे लोग, ये क्वेश्चन मैंने एक लिख लिया है। मैंने जानबूझ के थोड़ा सा मिक्स करके क्वेश्चन को लिखा है, सो दैट कि अगर इस तरह का भी क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर पाओ। डायरेक्ट वाला तो आप कर ही लो। क्वेश्चन पढ़ते क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि हमारे को पाई कैलकुलेट करना है। पाई कैलकुलेट करना है और वो सॉल्यूशन जो हमारे को मिला है वो कैसे मिला है देखना जरा। उन्होंने कहा है कि 100 ml सोल्यूशन ऑफ 3.4% ऑफ यूरिया लिया है। 100 ml ले लिया सॉल्यूशन और उसमें क्या डाला हुआ है? 3.4% का मतलब 3.4 ग्राम ऑफ यूरिया। परसेंटेज का मतलब यही है ना, अगर हम उसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। ओके, वेरी फाइन। और दूसरी, अच्छा, इसका मोलर मास भी गिवन है। दूसरा, दो चीजों को मिक्स करके लिया है एक सॉल्यूशन, सिर्फ एक सॉल्यूट नहीं है। दूसरा 100 ml ले लिया 1.6% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर, यानी कि टोटल जो वॉल्यूम हो गई सॉल्यूशन की कितनी हो गई? 100 प्लस 100, 200 ml सॉल्यूशन हो गया। 200 ml सॉल्यूशन में एक बार तो हमने मिक्स किया है कितना? 3.4 ग्राम यूरिया, और हमने मिक्स किया है 1.6 ग्राम केन शुगर। तो इनको एक साथ नहीं कैलकुलेट कर सकते, दोनों की वजह से जो प्रेशर होने वाला है दो जगह कैलकुलेट करके फिर टोटल प्लस कर देंगे। तो पहले हम लोग पहला स्टेप किसका लें? इसको यहाँ दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। पहला, यहाँ पर हम लोग यूरिया वाले पार्ट को देख लेते हैं और यहाँ हम देखेंगे केन शुगर वाले पार्ट को। ठीक है ना? ठीक है।
और हमें मालूम है ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे कैलकुलेट होता है, वो यहाँ लिख देती हूँ मैं कॉमन। पाई इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और आर टी। देखो मैंने आपको बताया था जब तक टी गिवन ना हो तो 298 लो। यहाँ गिवन है क्या, देखना जरा, गिवन है 293, तो अपने को यही वाला लेना पड़ेगा टेम्परेचर 293 केल्विन। आर की वैल्यू भी आपको यहाँ पर गिवन है। बहुत बढ़िया। इस वाले यूरिया वाले पॉइंट में अगर हम पाई कैलकुलेट करेंगे तो गिवन क्या है, डब्ल्यू भी क्या गिवन है भाई, 3.4 ग्राम। वेरी नाइस, 3.4 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय आर इज 0.083। अभी मैं यूनिट्स नहीं लिख रही हूँ ताकि भीड़ ना हो, लेकिन आपने लिखनी है। और टेम्परेचर इज 293 केल्विन डिवाइडेड बाय, अच्छा वॉल्यूम किस में चाहिए होती है हम लोगों को, लीटर्स में। या तो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करो या फिर सीधा सीधा 200 को उसमें लीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.2 लीटर्स हो जाएगा, है ना। ओके, तो यहाँ पर हमारा आ गया है मोलर मास गिवन है, यूरिया का गिवन है, तो 60 इंटू 0.2 लीटर्स। वेरी सिंपल, 60 इंटू 0.2 लीटर्स। यहाँ पर वॉल्यूम आ गई, सारी चीजें फिक्स हो गई। इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6.89 बार्स। तो कितना आ गई यहाँ पे पाई, 6.89 बार। पहला स्टेप पूरा हो गया हमारे को, इसको हम पाई 1 बोल देते हैं। किसकी वजह से प्रेशर, यूरिया की वजह से प्रेशर। अब ये वाला आपको समझ में आ गया होगा, दूसरा वाला केन शुगर की वजह से प्रेशर निकालेंगे। वॉल्यूम सेम है, देखो यहाँ पर हम लोग इसको पाई 2 नाम दे देते हैं, इसको पाई 1 नाम दे देते हैं, ठीक है। टोटल क्या हो जाएगा, पाई 1 प्लस पाई 2। पाई 2 के लिए आपको गिवन मास क्या है, WB की जगह केन शुगर का मास कितना है भाई, ये रहा 1.6 ग्राम। आर की वैल्यू चेंज होगी, बिल्कुल नहीं हुई, 0.083। टेम्परेचर चेंज होगा, बिल्कुल नहीं होगा, 293। मोलर मास चेंज होगा, होगा कितना, 342। और वॉल्यूम चेंज होगी, बिल्कुल नहीं होगी, 0.2 लीटर्स। इसको कैलकुलेट कर देंगे तो आ जाएगा, कितना कैलकुलेट करेंगे तो 0.57 बार इसका आंसर आने वाला है। दिस इज पाई 2। सिंपल था ना, एक बार खाली अप्लाई करना होता है हम लोगों को चीजें कि कैसे हम इनको अप्लाई करेंगे। अब टोटल क्या हो जाएगा प्रेशर, पाई इज इक्वल टू पाई 1 प्लस पाई 2। यहाँ कर देते हैं पाई इज इक्वल टू पाई 1 प्लस पाई 2 एंड दैट इक्वल्स टू 6.89 प्लस 0.57 बार। आपका आ गया आंसर। सॉल्व कर लोगे या इसको करूं, कर ही लोगे इसको तो सॉल्व। तो टोटल प्रेशर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे और दो अलग अलग क्वेश्चंस का ये सॉल्यूशन है। इस तरह से मिक्सिंग हो तो अलग अलग करके सॉल्व कर लो, वॉल्यूम सेम रहेगा, वॉल्यूम तो दोनों मिला करके हुआ है। अब आपने क्या करना है, इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपकी बुक्स में भी हैं, रेफरेंस बुक, कोई भी रेफरल बुक लोगे उसमें सब में क्वेश्चंस होंगे। सॉल्व करो अपने आप, जब तक अपने हाथों से 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे ये चीजें क्लियर नहीं होंगी। थोड़ी सी मेहनत तुम करो, थोड़ी मैं करती हूँ, फिर देखो हम लोग एक्सेल करेंगे ही करेंगे केमिस्ट्री में। तो बच्चे लोग सीधी बात, नो बकवास, टू द पॉइंट कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए जुड़े रहो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। लाइक और सब्सक्राइब तो आप कर ही चुके हो। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, गुड बाय।